हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने वहाँ पर बात करी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पावर ऑफ मटेरियल। तो उसके अंदर हमने सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है, बट अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं कि कैसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कैसे हम उनकी कंडक्टिंग पावर्स को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में एबिलिटी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। तो उनके पास किसी भी, क्योंकि अगर आप देखें सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं ग्रुप नंबर 14 में आते हैं, और ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंसी होता है 4। तो अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो अंदर से ऐसा दिखाई देगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है, एवरी सिलिकॉन एटम इज फॉर्मिंग हियर 4 बॉन्ड्स। तो एक सिलिकॉन एटम्स यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम उनकी कंडक्टिंग पावर को बढ़ाना भी चाहते हैं तो फिर उस केस में फिर हम उनको हीट करेंगे, तब जाके उनकी कंडक्टिंग पावर इंक्रीज़ हो पाती है। लेकिन अगर हम उनमें कुछ ऐसा करें जिससे कि उनकी कंडक्टिंग पावर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सके, तो वो चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप पहले नाम दीजिए और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दीजिए, फिर उसमें आप समझ पाएंगे कि इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपके लिए वो सेमीकंडक्टर्स होता है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हमारे लिए प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, बिकॉज उनकी कंडक्शन पावर बहुत ही पुअर होती है। उस प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे किसी काम के नहीं होते, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर पुअर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव अ नेटवर्क ऑफ लैटिस ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप चाहे सिलिकॉन लो चाहे जर्मेनियम लो, तो वो 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री टू मूव ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी क्या होती है, पुअर होती है। तो उस कंडक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है हमारे किसी काम के नहीं है। तो अभी समझ में आ गया आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जहाँ पर देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उनके अंदर बाहर से इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं। तो जब हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बाहर से इम्प्यूरिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो वो सेमीकंडक्टर्स फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम डोपिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियर डोपिंग। तो डोपिंग मीन्स कि एडिंग द इम्प्यूरिटीज इन यूर सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल लैटिस। तो आपका जो प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम का सॉलिड होगा, अगर उसमें आप बाहर से इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करें तो वो इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, क्योंकि डोपिंग के हेल्प से हम उनकी कंडक्टिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। अब इसको समझना होगा कि जो इम्प्यूरिटीज़ के ऐड होने से कंडक्टिंग पावर कैसे बढ़ता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन यही है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज़ टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल लैटिस होंगे, सॉलिड्स होंगे, वहाँ पर हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करें, देन वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। And extrinsic semiconductors are 2 types according to the impurities that we are adding in the pure silicon और germanium। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एन टाइप और एक पी टाइप। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एन टाइप एंड अदर वन इज कॉल्ड हियर पी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इम्प्यूरिटीज़ क्या ऐड हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो उससे जो आपका सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो होगा आपका एन टाइप। ध्यान रखना है कि अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए, तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़ ऐड करना होगा। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो उससे जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है वो आपका होता है पी टाइप। तो ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द इम्प्यूरिटीज़ दैट वी आर एडिंग इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वन इज कॉल्ड एन टाइप
another one is called here p type. तो now we have to study कि what is the difference between n type semiconductor and the p type semiconductors. चलिए, तो ये डिफरेंस को हम कैसे क्लियर करेंगे, आइए. तो यहाँ पर पहले मैं समझाने जा रहा हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को. नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम कैसे समझेंगे, आइए. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, डेफिनेशन देख सकते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिच इम्प्योरिटीज टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम. यानी अगर आपके पास जो प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम होगा उसमें अगर आप कैसी इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज. अब इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं. जैसा कि मैं जानते हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स होते हैं. अब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 4 होती है. तो अगर मैं इनके अंदर ग्रुप नंबर 15 उठा लूँ, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आते हैं. इनकी वैलेंसी 5 होती है. तो अभी आपने मेरा एरो देखा होगा कि ग्रुप नंबर 15 को एज अ इम्प्योरिटीज मैं डाल रहा हूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, बिकॉज ग्रुप नंबर 15 का वैलेंसी ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना. इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वाली जो इम्प्योरिटीज़ है, एटम है, ऐसे इम्प्योरिटीज़ में डाल रहे हैं, तो दैट्स वाई वी सेड दैट कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल रहे हैं. तो क्लियर हो रहा है कि ग्रुप नंबर 15 से कोई एलिमेंट अगर आप सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल लैटिस में डाल दें, उसके सॉलिड्स में डाल दें, तो फिर उससे जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड हियर एन टाइप. तो दैट मीन्स यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज. प्योर सिलिकॉन अंदर से ऐसा दिखाई देगा. दिस इज अ प्योर सिलिकॉन. आप देख सकते हैं एवरी सिलिकॉन एटम इज फॉर्मिंग हियर 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग because it has 4 electrons in their outermost shell. This is pure silicon and this silicon is called intrinsic semiconductors and इनकी जो कंडक्टिंग पावर है बिल्कुल पुअर है. तो अगर हम अपने प्योर सिलिकॉन के अंदर ग्रुप नंबर 15 के किसी भी एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब को में से किसी को भी उठा के अगर हम अपने प्योर सिलिकॉन के अंदर डालते हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है. तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज उसमें ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से अब कैसे इस प्योर सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो उसी बात को हम समझते हैं, ठीक है. तो अब देखिए, आप सपोज करिए कि मैं यहाँ पर इसमें आर्सेनिक डाल देता हूँ. तो अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अब क्या होगा, जैसे ही आर्सेनिक सिलिकॉन के क्रिस्टलाइटिस में ऐड किया जाएगा तो सिलिकॉन के किसी भी एक एटम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है. अभी मैं सिर्फ एक एटम को रिप्लेस करके समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन्स को आर्सेनिक रिप्लेस कर सकता है. तो बट मैं यहाँ पर अभी एक एटम, इस वाले एटम को रिप्लेस करके इसकी जगह पे लाता हूँ आर्सेनिक. तो देखिए क्या होता है. तो अब इसका क्रिस्टलाइटिस आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. ये देखिए, अब ये हमारा आर्सेनिक है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 5. अब ये इसके अराउंड यहाँ पे सिलिकॉन्स कितने हैं, 4 सिलिकॉन है. तो ऑब्वियस ही बात है 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन को देगा ताकि उनके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सके. तो ये जो अब आर्सेनिक है ये इनके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 और नीचे 4. लेकिन उसके बाद भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया. देखिए, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखा है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास बच गया है ये. और ऐसा अगर मैं और सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूँ आर्सेनिक एटम से तो मेरे पास ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो अब आप देख रहे हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसा कि प्योर सिलिकॉन में पहले नहीं हो रहा था. प्योर सिलिकॉन के केस में एवरी सिलिकॉन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स से पूरा बॉन्डेड थे, कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ वी हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और यही इलेक्ट्रॉन्स जब इस क्रिस्टलाइटिस के अंदर डीलोकलाइज होंगे, एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, तो उसकी वजह से इसकी कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी. तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वी डीलोकलाइज इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन एंड इंक्रीज द कंडक्टिंग पावर ऑफ सिलिकॉन. तो इससे अब सिलिकॉन की कंडक्टिंग पावर इंक्रीज हो गई. अब इसको हम एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, तो एन स्टैंड हेयर फॉर नेगेटिव. तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनता है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है आपके क्रिस्टल के अंदर. तो इसी वजह से इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो समझ लीजिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर हम एक ऐसा एटम डालेंगे जो कि किसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज बोलेंगे. मतलब उसकी जो वैलेंसी होगी वो सिलिकॉन जर्मेनियम से ज़्यादा होगी. तो उस कारण फिर क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज़ हो जाते हैं उस एटम के, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कंडक्टिंग पावर आपके क्रिस्टल लैटिस में, सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल लैटिस में इंक्रीज हो जाता है. तो क्लियर हो रहा है आपको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है. वेरी सिंपल, कि जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल लैटिस लें और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज यानी ग्रुप नंबर 15 में से कोई भी एलिमेंट उसके अंदर डालें, तो उससे जो अब लैटिस तैयार होगा, जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो एन टाइप कहलाएगा. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए इसको हम एन टाइप कहा जाता है. तो ये होता है पहला टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. अब हम समझते हैं कि पी टाइप कैसे बनता है. ये तो पी टाइप बनाने का लॉजिक क्या रहेगा. इफ़ यू वांट टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर्स,
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज टू द प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अब आपको प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम लेना होगा और उसके अंदर अब इस बार आप एक ऐसा आइटम डालेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के लिए मेरे को पास किसके पास जाना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 13 के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर यहाँ से कोई भी ग्रुप नंबर 13 फॉर एग्जांपल गैलियम लेके इसमें डाल देता हूँ, तो इनकी सबकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो मैं अब जो इम्प्योरिटीज़ में डाल रहा हूँ, गैलियम अगर मैं डाल रहा हूँ तो वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो अब उससे देखिए क्या होगा सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने एक सिलिकॉन को उठा के आर्सेनिक लगाया था, आप इस बार इस एक सिलिकॉन को उठा के गैलियम लगा दीजिए। अब गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो वो 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बना लेगा, ये देखिए 1, इधर ये 2 और नीचे 3। लेकिन इधर वाला सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर वाला गैलियम जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास वो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो चौथे सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, द 4 सिलिकॉन्स को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, उसके साथ बॉन्ड नहीं बन पा रहा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, क्योंकि सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि गैलियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो लिखा हुआ है कि वैकेंसी क्रिएट बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हेयर होल। तो इसको हम होल कहते हैं। और होल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होना चाहिए अगर वहाँ से निकल जाए तो वहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज हेयर होल। तो याद रखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो पी होता है दैट स्टैंड फॉर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारे लिए पी है, तो पी टाइप में अगर आप जा रहे हैं तो पी टाइप में पी स्टैंड हेयर फॉर पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, बिकॉज अगर मैं एक और गैलियम को सिलिकॉन के एटम से गैलियम को रिप्लेस करूँगा तो ऐसे बहुत सारे गैलियम आएंगे, और हर गैलियम की वजह से एक एक होल क्रिएट होता जाएगा और एक एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। अब उससे होगा क्या, कैसे इसकी कंडक्टिंग पावर बढ़ती है। देखिए अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने की जगह मिल गई, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के यहाँ आ जाएगा, डीलोकलाइज होगा, उसकी वजह से वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से इधर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे कहीं और जा सकता है। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन की क्या स्टार्ट होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब अगर इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द लैटिस, तो चार्ज मूव करेगा, तो लैटिसिटी की पावर बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एडजेसेंट बॉन्ड मूव इनटू द होल। एडजेसेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो होल में आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नया होल क्रिएट हो गया, और इस तरह से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट होता है, और हर पॉजिटिव चार्ज के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पावर ऑफ सिलिकॉन जो होती है बढ़ जाती है फिर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज होल्स। तो यहाँ पर याद रखना है कि एन टाइप के अंदर हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई एन वहाँ पर नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास बनते हैं काफ़ी सारे होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो वहाँ पर इसलिए पी टाइप हो जाता है। तो क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर हम सिलिकॉन जर्मेनियम में एक ऐसा एटम डालें जिसकी वैलेंसी सिलिकॉन जर्मेनियम से ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो एन टाइप बनता है। और अगर हम उससे कम वैलेंसी का डालें, जैसे ग्रुप नंबर 13 से कोई एलिमेंट डाल रहे हैं एल्यूमिनियम, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो उसमें पी टाइप बनता है। तो लॉजिक से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि एन टाइप में कैसे बनता है, पी टाइप में कैसे बनता है। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। अब मैंने एक चीज़ और यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से समझा दी है कि कब कौन सा क्रिएट हो सकता है, आप कैसे याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको जो लैटिस है वो हाई वैलेंसी वाला है, मतलब जो लैटिस है हमारा उसकी वैलेंसी हाई है, और जो ऊपर से इम्प्योरिटी डल रही है उसकी वैलेंसी लो है। याद रखिए अगर वैलेंसी लो होती है, ऐसे याद रखना है बस कि वैलेंसी अगर लो है इम्प्योरिटीज़ की तो हमेशा पी टाइप बनेगा, मतलब क्रिस्टल लैटिस में जो एटम प्रेजेंट है वो हाई वैलेंसी वाला होगा, और इम्प्योरिटी वाला जो होगा एटम वो लो वैलेंसी वाला होगा, तो पी टाइप बनेगा। अगर इसका उल्टा हो रहा है कि अंदर जो बैठा हुआ है वो लो वैलेंसी वाला है, क्रिस्टल लैटिस में जो एटम बैठा है वो लो वैलेंसी वाला है, लेकिन जो इम्प्योरिटी में एटम आ रहा है बाहर से वो हाई वैलेंसी वाला है, तो फिर एन टाइप बनेगा। तो ये लॉजिक को आपको ध्यान रखना है ऐसे कि अगर मैं हाई वैलेंसी में लो वैलेंसी की इम्प्योरिटी डालूंगा तो पी टाइप, और लो वैलेंसी क्रिस्टल लैटिस में अगर मैं हाई वैलेंसी की इम्प्योरिटी डालूंगा तो एन टाइप। क्लियर हो रहा है। तो आइए देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब यहाँ पर आइए आप देखिए सिलिकॉन डॉप्ड विद गैलियम लिख दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सिलिकॉन डॉप्ड विद गैलियम बोल रहा है, तो गैलियम इम्प्योरिटी हुई ना, तो सिलिकॉन की वैलेंसी बताओ कितनी होती है 4, और गैलियम की वैलेंसी बताओ कितनी होती है 3। तो अब गैलियम इम्प्योरिटी है सर, क्योंकि डोप्ड विद इसके साथ कर रहे हैं, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस हुआ, ये हमारी इम्प्योरिटी हुई, तो 3 डल रहा है किसमें, 4 में, है ना। 3 वाली जो इम्प्योरिटीज़ है वो 4 में डल रही है, तो आप कौन सी इम्प्योरिटी डल रही है, लो वैलेंसी वाली। तो अगर लो वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी डलती है देखिए,
तो कौन सा कंडक्टर तैयार होगा, सेमी कंडक्टर तैयार होगा पी टाइप। तो इसलिए यहाँ पर आप इसके आगे लिख दो पी टाइप। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गैलियम डॉप्ड विद सिलिकॉन। ध्यान से देखना आप। तो गैलियम वाला लैटिस हुआ, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है बताओ। गैलियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो अब हम गैलियम को डॉप्ट कर रहे हैं विद सिलिकॉन, तो इसका मतलब है कि 4 वाला 3 में जा रहा है ना, तो हाई वैलेंसी वाला जा रहा है। तो अगर हाई वैलेंसी इम्प्योरिटीज़ में आ जाता है, हाई वैलेंसी वाले इम्प्योरिटीज़ में जा रहा है लो में, तो एन टाइप बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन टाइप। अब यहाँ बताओ मेरे को, इसकी जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है 4, एल्यूमिनियम की 3, तो लो वाला डल रहा है तो पी टाइप। बस इम्प्योरिटीज़ पे फोकस करिए, लो है तो पी और इम्प्योरिटी हाई वैलेंसी वाली है तो एन। अब जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, फॉस्फोरस की कितनी होती है बताओ 5, सॉरी जर्मेनियम की 4 और इसकी कितनी होगी 5, तो ज़्यादा वाला डल रहा है तो फिर से एन टाइप। अब नीचे आ जाइए, जर्मेनियम कितना होता है फिर से 4 और एल्यूमिनियम कितना होता है 3, कम वाला डल रहा है पी टाइप। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ज़्यादा वाला डल रहा है तो एन टाइप। उसके बाद पी के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, सिलिकॉन डाल रहे हैं। पी की वैलेंसी बताओ कितनी होती है 5, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो लो वैलेंसी वाला हाई वैलेंसी में जा रहा है तो फिर से पी टाइप। तो ऐसे करके इजीली देखिए आप बता सकते हैं कि कौन यहाँ पे पी टाइप होगा, कौन यहाँ पे एन टाइप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप आराम से क्लियर कर लें अपने आप को। उसके बाद अभी नोट पे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हम बना सकते हैं, 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके। एक होता है 13-15 कंपाउंड, पेपर में आ जाता है। 13-15 कंपाउंड कैसे बनेगा, 13 के एलिमेंट को 15 के एलिमेंट में कंबाइन करो, जैसे एल्यूमिनियम को फॉस्फोरस में, गैलियम को आर्सेनिक में, ठीक है। तो इससे भी सेमीकंडक्टर टाइप की मटेरियल तैयार हो जाता है आपका, कंडक्टिंग पावर बढ़ जाती है उनमें। 12-16 मतलब 12 ग्रुप के अंदर 16 ग्रुप के एलिमेंट को डाल दीजिए। 12 ग्रुप में आते हैं आपके जिंक, कैडमियम, ये सब आते हैं, और 16 में आपके आते हैं सल्फर, है ना, सल्फर, सेलेनियम, ये सब आते हैं। तो ZnS हो गया, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ 12-16 कंपाउंड। CDS इज अ 12-16 कंपाउंड। ये पेपर पूछ लेता है कि ग्रुप 13-15 कंपाउंड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ग्रुप 12-16 कंपाउंड एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा, जिसमें आज मैंने बात करी सेमीकंडक्टर्स की, और उसमें हमने बात करी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हमने टाइप्स पढ़ लिए, 2 टाइप्स होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। तो हमारे इस तरह से सॉलिड चैप्टर अब कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, और बाकी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।